आपका आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। स्टेट एट 7 की शुरुआत करते हैं सीधे न्यूज रूम से। पहुंचाएंगे आपके पास तमाम बड़ी खबरें, वो भी बिना ब्रेक के। बने रहिए हमारे साथ। भीलवाड़ा में आरएसएस का मंथन चल रहा है और कल इस बैठक का, इस मंथन का आखिरी दिन है। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद स्वयंसेवकों से रूबरू होंगे। ये दिन काफी अहम होगा। रविवार को भीलवाड़ा में आरएसएस के चिंतन बैठक का आखिरी दिन है, जहां कल सरसंघचालक मोहन भागवत कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके लिए संघ के स्थानीय पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की है वो भी बेहद खास है। संघ के मंथन का आखिरी दिन, नए बने 4 जिलों के स्वयंसेवक लेंगे हिस्सा। संघ के भीलवाड़ा के 4 जिले भीलवाड़ा महानगर, भीलवाड़ा जिला ग्रामीण, आसींद और शाहपुरा हैं। इन जिलों से करीब 10,000 कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। सभा स्थल पर जिलों के क्रम कार्यकर्ताओं को प्रवेश मिलेगा। हर जिले का कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग कार्ड। मंच पर केवल 4 लोगों के बैठने का स्थान होगा। संघ के इस एकत्रीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शारीरिक प्रदर्शन का होगा। इसी के साथ एक बड़ा आकर्षण हनुमान भक्ति के साथ नियुद्ध का प्रदर्शन भी रहने वाला है। संघ की नियुद्ध कला में प्रशिक्षित 92 स्वयंसेवक नियुद्ध का प्रदर्शन मोहन भागवत के सामने करेंगे। कुछ और कार्यक्रमों के बाद अंत में संघ प्रमुख स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। 23 तारीख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी हैं। उनका यहाँ भीलवाड़ा प्रवास अभी चल रहा है। कल 27 तारीख को इनके संगठन के कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे। भीमगंज स्कूल का मैदान है, वहां पर ये बैठक का आयोजन रखा गया है। संघ के एकत्रीकरण को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस के 500 से ज्यादा जवान और अधिकारी एकत्रीकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करेंगे। कार्यक्रम की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक ही संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिर आरएसएस का मंथन चल रहा है, लेकिन खास रणनीति भी बनाई जाएगी। एक तरफ पुलिस की नाक में दम करने वाले आनंद पाल को लेकर भी रणनीति बनाने की जरूरत है। प्रदेश पुलिस को मंथन करने की भी जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से आनंद पाल के गुर्गों ने धमकी दी है और इस बार तो फेसबुक पे ये लिखा है कि दम है तो पकड़ कर दिखाओ। ये फेसबुक आईडी आनंदपाल सिंह के नाम से बनी है। आनंदपाल के गुर्गे इस आईडी के जरिए पुलिस को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस पोस्ट पर 2 मोबाइल नंबर लिखे हैं। आनंदपाल को नंबर भी साझा किया जा रहा है। पुलिस को चैलेंज किया जा रहा है। पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि पुलिस क्या कर सकती है, दम है तो पकड़ कर दिखाएं। ये पोस्ट कल शाम को डाली गई थी। पुलिस के मुताबिक ये किसी सिरफिरे की कारगुजारी हो सकती है। पहले भी आनंदपाल के नाम से कई पेज चल रहे हैं, जिसमें से एसओजी कई चर्चित पेज ब्लॉक करवा चुकी है। 3 सितंबर 2015 ये वो तारीख है जिस दिन राजस्थान पुलिस पर नाकामी का दाग लगा था। यही वो तारीख है जब आतंक का पर्याय आनंदपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन आनंदपाल कहां है, पुलिस सुराग नहीं लगा पाई। अभी तक उसकी तलाश जारी है। आनंदपाल ऐसी जगह छिप गया है जहां पुलिस का पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। आनंदपाल के गुर्गों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन आनंदपाल के गिरेबां तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। हनुमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आनंदपाल के गुर्गे और आनंदपाल धमकी दे रहे हैं। फिर पुलिस का कहना है कि लगातार काम हो रहा है, काम होता है, लेकिन कहीं पर काम नहीं होने की वजह से लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। पाली से खबर है, जहां मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि वहां फैक्ट्रियां अचानक बंद हो गई हैं, जबकि जिले के 4 मंत्री केंद्र और कैबिनेट का हिस्सा हैं। पाली पिछले 40 साल से प्रदूषण का दंश झेल रहा है। यहाँ कपड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को सीधे बांडी नदी में छोड़ा जाता है। नदी का तेजाबी पानी किसानों के खेतों में पहुंचा और फिर जमीन बंजर होती गई।
अपनी फसलों को बर्बाद होते देख किसान आर पार की लड़ाई पर उतर आए और मजबूरन सरकार को बैकफुट पर आकर फैक्ट्रियां ही बंद करनी पड़ गईं। लेकिन इसका सीधा असर उन मजदूरों पर पड़ा जो आसपास के राज्यों से यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए थे। आज स्थिति ये है कि मजदूरों के परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन पर्यावरण संरक्षक अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो प्रदूषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ही मांग रही कि जीरो डिस्चार्ज रहे नदी में कोई तरह का प्रदूषित पानी नहीं आए, फैक्ट्रियां चले। इसको लेके किसानों ने कभी आपत्ति नहीं की। किसानों का आपत्ति है केवल प्रदूषित पानी से, और समाधान नहीं किया तो सीटीपी ट्रस्ट ने नहीं किया। हमेशा उन्होंने न्यायालय की आदेशों की अवमानना की है। सरकार ने किसानों और उद्यमियों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और कहा कि 50% इलाके में फैक्ट्रियां चलाई जाएं, लेकिन इसके लिए उद्यमी तैयार नहीं हुए। दोनों की खींचतान के बीच कपड़ा फैक्ट्री और उससे जुड़े उद्योगों के 40,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। शहर में कहने को तो 5 ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन सभी सिर्फ कागजों में ही पानी को ट्रीट कर रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रदूषण बोर्ड की भूमिका संदिग्ध होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पानी साफ हो या न हो, उनके पास अपनी पूरी सफाई है। मुख्य उप सचेतक मदन राठौड़ सारी समस्या के लिए सीईटीपी ट्रस्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं। 2 साल पहले पानी को ट्रीट करने के लिए सरकार ने ZLD की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा धरातल तक नहीं पहुंच पाई, जिसका खामियाजा पहले किसान उठा रहे थे और अब मजदूर। सुभाष रोहिशवाल, जी मीडिया, पाली। तो पाली ही सिर्फ ऐसी जगह नहीं है जहां प्रशासन की बेरुखी है और जनता परेशान है। हम आपको अगली खबर दिखाते हैं अलवर के बहरोड के बरडोद गांव की, जहां का अस्पताल बिल्कुल बेहाल है और प्रशासन उसकी कोई सुध नहीं ले रहा। सुविधा के नाम पर 50 लाख, प्रशासन की बेरुखी का शिकार। धूल फांक रहा है अस्पताल का भवन, चिकित्सकों की कमी का रोना। सेठ रूडमल रघुनाथ दास महावर जनरल एंड मैटरनिटी होम सरकारी रेफरल अस्पताल का पेशेंट आउटडोर भवन, जिसे जनता की सुविधा के लिए 2.5 साल पहले बनवाया गया था। मरीजों की समस्याएं उतनी ही हैं, लेकिन कमी है तो चिकित्सकों की। काफी कुछ कमी है उसके अंदर जो है, इसलिए हैंड ओवर नहीं हो रही है। उसको भी आज देखेंगे जो थोड़ा सा देखने का है, उसका एस्टिमेट देखिए ये किस कारण से कमी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस नवनिर्मित भवन को अपने अधिग्रहण में तो ले लिया, लेकिन उच्च अधिकारी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए इसके उद्घाटन की भी पहल करते नहीं दिख रहे। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। एक तरफ डॉक्टरों की कमी तो दूसरी तरफ प्रशासन की बेरुखी, और ऐसे में परेशान होना पड़ता है मरीजों को। होशियार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बहरोड। DMIC यानी नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्री की लाइफलाइन माने जाने वाले DMIC का नाम सुनते ही सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या कुछ उसमें अपडेट्स हैं, उसके लिए देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के लिए DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। ऐसे में उद्योग लगाने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली CII के राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष खुद DMIC में चल रहे सरकार के काम की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि काम में और तेजी लाई जाए तो और जमीन मिल सकेगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि अलवर, भिवाड़ी, नीमराना में फर्स्ट फेज की बात चल रही है, गवर्नमेंट उसमें भी काफी तेजी से काम कर रही है। हमारा मानना यह है कि काफी तेजी से उसमें काम हो रहा है, फिर भी थोड़ी सी प्रोग्रेस उसमें और हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाए, तो जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं तो हमारे पास कई रास्ते होंगे वहां पर भी लोगों को, इंडस्ट्री को लैंड ऑफर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा प्रदेश DMIC के बारे में एक राय रखता है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का ध्यान रख रही है, किसानों की अनदेखी कर उद्योग लगाना गलत है। ये जितना भी कॉरिडोर बनेगा जिसको ये कह रहे हैं, तो ये तो सब है पूंजीपतियों के लिए। तो किसान की जमीन छीनकर
एक का आप धंधा छीनोगे और दूसरे को पनपाओगे, और वो भी 100 का धंधा छीनोगे, एक को पनपाओगे। इसलिए ये जो इनका सारा कंसेप्ट है वही गलत है। किसानों को इसमें शुद्ध नुकसान होगा। अगर ये टीएमसी बढ़ाते हैं तो किसानों को इसमें कतई इनकी जमीन जाएगी, तो इनकी खेती में कम जमीन पड़ेगी, तो अनाज कहाँ पैदा करेंगे, तिलहन की फसलें कहाँ पैदा करेंगे, दालें कहाँ पैदा करेंगे। तो सरकार को इसकी जगह खेती पर ध्यान देना चाहिए। विकास के लिए उद्योगों को जरूरी मानने वाली सरकार भी डीएमआईसी के काम में रफ्तार तो चाहती है, लेकिन पैसे की कमी का बड़ा संकट भी दिख रहा है। उद्योग मंत्री खुद मानते हैं कि डीएमआईसी के लिए जमीन अधिग्रहण का अवार्ड तो जारी हो चुका है, लेकिन मुआवजे के लिए 3,500 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस 3,500 रुपए के लिए हमने हुडको को हमने अप्लाई किया, तो हमने उनको बोला कि जो लैंड फॉर लैंड हम देंगे उसको हमारा मार्जिन मनी मान लिया जाए, वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो हमें फाइनेंशियल हम ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट कैसे करें, हम अभी उससे जुटे हुए हैं। जैसे उसका प्रबंध हो जाएगा डीएमआईसी का प्रोजेक्ट करते। उद्योग मंत्री केंद्र से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को पैसे की व्यवस्था खुद करनी होगी। सरकार डीएमआईसी के काम पर फोकस तो करना चाहती है, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी बाधा पैसे की व्यवस्था है। उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खुद मानते हैं कि सरकार पैसे की व्यवस्था करने के लिए हुडको से बातचीत कर रही है, लेकिन जो शर्तें हैं उनके ऊपर हुडको सहमत नहीं हो पा रहा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस जमीन अधिग्रहण का किसान विरोध करते हैं, क्या डीएमआईसी की जमीनों का अवार्ड होने के बावजूद सरकार के लिए वो अधिग्रहण और डीएमआईसी डेवलप करना इतना आसान होगा? कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। लाख दावे, लाख वादे और अच्छी दृष्टि वाली सरकार को भी गरीबों के, किसानों की समस्याएं नहीं दिखती। लेकिन अजमेर के एक शख्स से हम आपको मिलवाते हैं जो आंखें नहीं होने के कारण, दृष्टिहीन होने के बावजूद भी मन की आंखों से दुनिया को देख लेते हैं। मिलिए अब्दुल हुरेरा से। ये हैं अजमेर के रहने वाले अब्दुल हुरेरा। इनके माता पिता दोनों नहीं हैं। घर में एक बड़े भाई, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। ऐसे में अब्दुल हुरेरा घर में ही रहकर सारा कामकाज देखते हैं। कभी भाभी का हाथ बटा देते हैं, तो कभी अपने भतीजे के साथ मौज मस्ती कर दिल बहला लेते हैं। दृष्टिहीन होने के बावजूद हुरेरा बखूबी वो सारे काम खुद अंजाम दे लेते हैं जो आंखों से देखने वाला कर सकता है। हुरेरा अपने पास एक फोन भी रखे हैं। जब दिल चाहता है अपने दोस्तों से कुछ देर बात भी कर लेते हैं। मेरी हॉबी में यही रहा कि काम हर चीज अपने आप करना चाहिए, किसी को मोहताजी पे नहीं रहना चाहिए। खास बात यह है कि हुरेरा जब किसी चीज को बाजार से लाते हैं या मंगवाते हैं तो खुद नोटों का हिसाब भी आसानी से कर लेते हैं। इन्हें हर एक नोट की पहचान उंगलियों से है। खास बात यह है कि हुरेरा अजान की आवाज के बाद अपने नन्हे भतीजे को साथ लेकर मस्जिद को चले जाते हैं या फिर घर में ही मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा कर लेते हैं। गोश्त पका लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ, खाने गर्म कर लेता हूँ, टीवी हो और दूसरे काम हो, झाड़ू पोछा हो, कोई भी काम हो, जहाँ जितने जो काम सब कर सकते हूँ वही काम मैं कर सकता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। अब्दुल हुरेरा उन लोगों के लिए मिसाल है जो अपनी दृष्टिहीनता को कमजोरी मानकर बैठ जाते हैं। हुरेरा के इस हौसले और जज्बे को सलाम। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। अब आईआरसीटीसी आपको इंटरनेशनल टूर भी करवाएगा। जी हाँ, मलेशिया और सिंगापुर के बाद अब आपको श्रीलंका की यात्रा भी कराई जाएगी। जनवरी 2017 से इसकी घोषणा भी हो चुकी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। आईआरसीटीसी अब आपको श्रीलंका की हवाई यात्रा करवाने जा रहा है। इसके लिए आईआरसीटीसी ने श्रीलंका रामायण यात्रा लॉन्च की है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू होने वाली इस यात्रा का पैकेज 48,610 रुपए में मिलेगा। इसमें हवाई यात्रा के साथ साथ होटल में रुकने, घूमने, भोजन, वीजा, गाइड की व्यवस्था शामिल है। इस टूर में रामायण से जुड़े स्थलों पर घूमा जा सकेगा।
मकसद यही है कि ये जो टूर है श्रीलंका का, इस टूर का नाम हमने श्रीलंका रामायण यात्रा के नाम से रखा गया है। श्रीलंका में जितनी भी रामायण से संबंधित प्लेसेस हैं उनको ये टूर कवर करता है, इसलिए यहाँ के लोगों में बहुत अच्छा रुझान है। श्रीलंका रामायण यात्रा का पहला टूर 12 जनवरी को शुरू होगा, लेकिन टूर अभी से पूरी तरह से बुक हो चुका है। सबसे खास बात है कि इस यात्रा में 30 में से 25 लोग जयपुर के जा रहे हैं। पहले टूर के फुल होने के बाद IRCTC ने तुरंत दूसरे टूर की भी घोषणा कर दी है। इसकी बुकिंग भी निगम शुरू कर चुका है। ये बुकिंग आप IRCTC की साइट और जयपुर ऑफिस से कर सकते हैं। पहला टूर 12 जनवरी को है, वो बिल्कुल फुल हो चुका है। हम 30 व्यक्ति प्रति टूर के हिसाब से लेके जाते हैं। इसमें आपको ये जान के हर्ष होगा कि 30 में से 25 व्यक्ति जयपुर से जाने वाले हैं, केवल 5 ही व्यक्ति दिल्ली से जा रहे हैं। इसका तात्पर्य हम यूँ भी लगाएं कि जयपुर में भी इस टूर के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। और जो 10 फरवरी का जो टूर जो हमने लॉन्च किया है उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज पड़ी है। IRCTC आने वाले समय में दुबई और अन्य जगहों के लिए भी टूर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान का नाम आते ही आपके मन में खूबसूरत किले, घर, महल जहन में आ जाते हैं। ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी एक ऐसी ही इमारत है जिसको बनाने का मकसद जितना खूबसूरत है उतना ही उसका इतिहास भी। लाल पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी, इंसानियत का पैगाम देती है इमारत। ख्वाजा ने यहीं से भेजा था पैगाम। दीदार के लिए उमड़ते हैं जायरीन। ये अजमेर की ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका असल नाम है जामा-ए-अल्तमश। वैसे तो ये मस्जिद सदियों पहले बनी, लेकिन मकसद आज भी वही है, प्यार, इंसानियत और भाईचारा। यही पैगाम देती है ये मस्जिद, जिसे दुनिया भर में जाना जाता है 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से। इतिहास के पन्नों को पलटे तो मालूम होता है कि इस बेहतरीन इमारत को अबू बकर हैरात ने खुद अपनी निगरानी में तामीर कराया था। ये राजस्थान की पहली ऐतिहासिक इमारत है जिसका नक्शा कर्नल जेम्स टॉड ने तैयार किया। इसके मेहराब को 1191 में मोहम्मद गौरी ने तब्दील कर एक नई शक्ल दी और अब ये इमारत पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। कंठा बनाना नाम था इसका, पाठशाला थी सफेद की है। या मोहम्मद गौरी का हम लोग 1192 के अंदर, तो इसको फतेह करके इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। तो सन 595 हिजरी में मोहम्मद आरिफ बिन अहमद ने इसकी बुनियाद डाली, इसकी इंजीनियर का काम किया, सही ढंग से इसको बनाया। हजरत ख्वाजा साहब ने इस मस्जिद में कई सालों बैठकर इबादत की और लोगों को इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। और इसमें आने वाले जायरीन यहाँ 2.5 दिन का कयाम करते थे, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। उसको बनाया नहीं गया, ना फतेह किया गया है। इसको 2.5 दिन का उर्स होता था। ये उर्स के 2.5 दिन का ये लंगर होता था, इसके नाम से इसका 2.5 दिन का झोपड़ा बना। सही नाम इसका जामा-ए-अल्तमश, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने इसको बनाया था। 2.5 दिन की झोपड़ी के नाम से मशहूर इस इमारत की खूबसूरती और नक्काशी को देखकर यहाँ आने वाले सैलानी और जायरीन इसे अपने कैमरे में कैद करना कभी नहीं भूलते। रईस खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अजमेर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बार गुलदाउदी का गार्डन बेरंग दिख रहा है। हर साल यहाँ 100 से ज्यादा वैरायटीज दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार गुलदाउदी के प्रशंसकों को निराश होना पड़ेगा। बेरंग हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी की गुलदाउदी। प्रदर्शनी में सिर्फ 25 किस्मों की गुलदाउदी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगने वाली गुलदाउदी एग्जीबिशन का इंतजार जयपुर वासियों को साल भर होता है, लेकिन इस बार गुलदाउदी के चाहने वालों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि इस बार गुलदाउदी की महज 25 किस्म ही यूनिवर्सिटी में तैयार हुई हैं और इसकी वजह बाहर से कम किस्म आना बताया जा रहा है। हालांकि गुलदाउदी की पौध बिक्री के लिए तैयार है
और माना जा रहा है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से गुलदाउदी की एग्जीबिशन शुरू हो जाएगी। 30 नवंबर अभी फिक्स नहीं है, एक्चुअली में ये टेंटेटिव डेट है, क्योंकि वीसी साहब किसको बुलाते हैं ये उनके ऊपर निर्भर है। प्रदर्शनी ऐसे दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हम हर साल लगाते आ रहे हैं, तो प्रथम सप्ताह में ये होने की संभावना है। लगातार 31 वर्षों से लग रही है गुलदाउदी प्रदर्शनी। इस साल 100 रुपए प्रति गमला है दाम, पिछले साल 80 रुपए प्रति गमला था दाम। 5,000 गुलदाउदी के पौधों की खेप की गई है तैयार, लेकिन इस साल सफेद गुलदाउदी के पौधों की भरमार। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार 31वें साल गुलदाउदी एग्जीबिशन लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस वर्ष गुलदाउदी प्रशंसकों के लिए गुलदाउदी महंगी होने के साथ साथ किस्मों में भी कम ही मिलेगी। गमले की कीमत गए साल हमने 80 रुपए रखी थी, अब के हमारी जो उद्यान समिति है उसने 100 रुपए कर दी है, तो 20 रुपए का इजाफा किया है। सभी जगह महंगाई बढ़ रही है। गुलदाउदी की किस्मों का सबसे बड़ा कारण नर्सरी में स्टाफ की कमी और पानी की कमी आवक भी है। गुलदाउदी सब 25 तरह की है। 25 कितने खेप आई थी, कितने के 5,000 गमले करीब तैयार करें। 100 रुपए का एक गमला कर दिया, गई साल 80 रुपए का था। मैन पावर और पानी हमेशा रही है, इस बार पानी की कमी है नर्सरी में, और सबसे ज्यादा पानी की कमी है यहाँ। गुलाबी सर्दी के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में गुलदाउदी की प्रदर्शनी खोली जाएगी, लेकिन गुलदाउदी की कम किस्म और इस बार लोगों को कितना आकर्षित करती है ये देखना बाकी है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। टिकट समय फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज और आगे देखना ना भूलिए फटाफट खबरों का सफर राजस्थान सुपरफास्ट मेरे साथ।